सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल जमूर प्रोग्राम के साथ मैं हूं गुजरांवाला से सज्जाद डार। आज हम बात करेंगे अशियाए खुर्दोनोश के हवाले से। यहाँ पर गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सब्ज़ी की जो लिस्टें हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर तैयार की जाती हैं और अशियाए खुर्दोनोश जिसमें दूध, गोश्त और दालें, दीगर मसाला जात जो है वो मुहाना की बुनियाद पर लिस्टें तैयार की जाती हैं। तो आज हम शहरियों से जानेंगे कि क्या सरकारी नरखों पर उनको अशियाए खुर्दोनोश, सब्ज़ियाँ, फल वगैरह दस्तयाब हैं। ये जानने के लिए हमने मंडी का और मार्केट का रुख किया है। तो आइए आप हमारे साथ। सब ये बताइएगा कि आपने ये लिस्टें पकड़ी हुई हैं तो क्या मार्केट से आपको इन लिस्टों के मुताबिक सामान मिल रहा है, ये अशियाए खुर्दोनोश, सब्जियां, गोश्त और दालें वगैरह? हाँ बिल्कुल भाई, बात ये है कि ये लिफ्ट के मुताबिक बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। ये जो रेट लिफ्ट है आपकी, बिल्कुल इससे डिफरेंट ये चीज़ें सेल हो रही हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में वो सिचुएशन है, दूसरे ममालिकों में चीज़ों के रेट कम होते हैं हर दिन दिहाड़ पर, और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इन चीज़ों पे लोड डाला जाता है अवाम के ऊपर। अवाम पहले बिजली के बिलों से तंग आई हुई है, ऊपर से ये जो हमारी मार्केट है सब्ज़ियों की, ये गोश्त वाले, ये सब आप इनकी रेट लिफ्टें चेक करें, आपको पता चले कि इनके असर रेट। जी मुझे बताइएगा कि अगर ये लिस्टों के मुताबिक चीज़ें नहीं बेचते, मुनाफाखोरी करते हैं, तो इनके खिलाफ इंतज़ामिया वाले कोई ऑपरेशन नहीं करते? इंतज़ामिया वाले बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करते, वो फार्मेलिटी पूरी करते हैं, वो आते हैं, वो सीधी बात है। कराची वाला हिसाब है, बताखोरी है, यहाँ पर बताखोरी का निज़ाम है। उनके घरों में ये सब्ज़ियाँ, ये गोश्त वगैरह पहुँच जाते हैं और वो जनाब फार्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। अपनी बोझ पड़ता है, लोड पड़ता है अवाम पर। सार्फिन बेचारे बहुत परेशान हैं। आप इनका सर्वे करें, आप इनका जायज़ा लें। जो ये शहरी मौजूद थे उनका ये कहना था कि हुकूमत की जानिब से ये जो लिस्टें जारी की जाती हैं, इनके मुताबिक दुकानदार तो बिल्कुल भी कोई अशिया जो है वो फ़रोख्त नहीं कर रहे। तो दूसरी जानिब इंतज़ामिया वाले अगर आते हैं यहाँ पे इनके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए, तो इनके मुताबिक वो भत्ताखोरी करते हैं जैसे शहर मुल्क के दूसरे शहरों में चलता है। तो आइए बाकी शहरियों से भी मज़ीद बात करते हैं। ये बताइएगा कि जो इंतज़ामिया ये लिस्टें जारी करती है, तो क्या आपको सब्जियाँ और बाकी चीज़ें इस लिस्ट के रेट के मुताबिक मिल रही हैं यहाँ पे? और नहीं सर जी, ये तो पाकिस्तान के बड़े चोर ने दुकानदार, तो घूमन के आखे लगते ही नहीं। प्याज होएगा पिछे 500 रुपये किलो, ने 1000 रुपये ठोकना, विच रलिया होएगा अगे मोटा, पिछे बरीक, 2 नंबर काम हो रहा पाकिस्तान च। इन्ना जरा तुन के रखो, उतों मुन के रखो इन्हों। इन्हों के खिलाफ इंतज़ामिया ऑपरेशन नहीं करती? ये जी नवाज शरीफ की बेटी का काम है ना, तुन के इन्हों रखना। साढ़े आके तो ना लगते है, ये तो सानू मारते हैं। ये तो बड़े बुरे बंदे ने, मंडी वाले बदमाशी करते हैं साढ़े नाल। बुजुर्ग खतून शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनको ये सब्ज़ियाँ और दीगर अशिया जो हैं वो सस्ती मिल रही हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि जो हुकूमत लिस्टें जारी करती है, क्या उसके मुताबिक ये चीज़ें बेच रहे हैं? अम्मा जी ये बताइएगा। नहीं, महंगियाँ देंदे ने, ज़्यादा रेट वावा दस देने। गरीब बंदे आ, मेहनत करन आउने आ। की वज़ीर आला के तुसी की अपील करते हो? असी कुछ नहीं, असी आने शैवां सस्तियाँ करो। ये हमारे साथ जो बुजुर्ग खातून मौजूद थी, इनका ये कहना था कि ये मज़दूर लोग हैं, हुकूमत से अपील करते हैं, ठीक है, ये मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से ऑपरेशन किया जाए। ये इन्होंने खुद साख्ता महंगाई में बहुत इजाफा कर रखा है। मज़ीद बात करते हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों की आपने बात सुनी। शहरियों ने इल्ज़ाम लगाए कि हुकूमत जो लिस्टें जारी करती है वो उस पर अमल दरामद करने के लिए इंतज़ामिया कार्रवाइयाँ तो करती है, लेकिन दुकानदारों पर कोई उसका असर नहीं होता। तो इसलिए हमने दुकानदारों का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश की है। उनसे भी पूछते हैं कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं, आवाम क्यों परेशान है, इनके हक़ाइक़ भी जानते हैं। आज ही बताइएगा कि ये आपकी शॉप है, तो जो आम शहरी हैं उनका ये कहना है कि आप जानबूझ के चीज़ें महंगी करते हैं, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम जी। यह प्याज 130 रुपये किलो से खुद खरीदा है, 130 रुपये किलो खरीद के 140 रुपये किलो ने बेची। की भाव बेची असी? दुकान का किराया देना, छापना का खर्चा देना, मजदूरी देनी, घर बच्चे ने अखराजात है, असी कितों पूरे करने ने?
ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਮ ਹੋਏਦਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਕਮ ਹੋਏਦਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਕਮ ਹੋਏਦਾ। ਜ਼ਾहिर ਗੱਲ ਕਿ किराए घट जाते फिर चीज़ों रेट भी घटन दे। जो किराया ये बताइएगा कि जब इंतज़ामिया लिस्टें बनाती हैं, ठीक है, तो वो ताजरों के साथ मीटिंग करके और मार्केट कमेटी का वैल्यू रेट चेक करके बनाती है, तो फिर मतलब आप इस पर अमल दरामद क्यों नहीं करते? ए मंडी रेट तो रेट बनता जे, मंडी जिस रेट से सौदा विकता है, अगर बोली हुई ना 5000 की, उस 5000 का रेट बन गया है, ठीक है ना। हुण 5000 का रेट बन गया है, उन्हें 100 रुपये मजदूरी ले लेंदा है भांडी, अगर वो मजदूरी करना होंदा घरों 100 रुपये बोरी का लेंदा जे, 100 रुपये अड्डे वाला लेंदा जे। इत्थों मरीज के लैके जाना, मेरा 5000 रुपये रक्शे वाला करा लेंदा, कित्थों लेना मैं? अगर मैं घर का मकान बेच के तो नहीं ना देना, अगर सौदे विचों कमा के फिर ही देने ना, तो जो मैंने सौदे की शायद बचनी नहीं, मैं धवाना बेचिया 60000 रुपये घटिया मैंने धवाने चो, मैंने आवाम ने दे नहीं दिता या हुकूमत ने दे दिता मैंने। बिल्कुल हमारे साथ जो दुकानदार मौजूद है, इनका ये कहना है कि जो इंतज़ामिया लिस्टें जारी करती है वो मंडी के रेट पर जारी करती है, जबकि आम मार्केट में हम नुकसान करके अपनी चीज़ें नहीं बेच सकते। इसी तरह हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि प्याज का क्या रेट है? 140 रुपये किलो। तो सरकारी रेट लिस्ट पे तो इसका रेट जो है वो 100 रुपये किलो है, आप इतना महंगा क्यों बेच रहे? 135 रुपये किलो सन पैंदा, 140 रुपये किलो बेच रहे हैं। दुकानों के किराए, मुलाजमान दी दिहाड़ियां, शापरां दे खर्चे, मुड़ा अपना जिन्ने भी खर्चे दुकान के किराए सब इतने चीज़ों च निकलने। अशियाए खुर्दोनोश के हवाले से शहरियों की आपने बात सुनी। उनका ये कहना था कि इंतज़ामिया इस हवाले से जो लिस्टें जारी करती है, दुकानदार, अंजमन ताजरान के नुमाइंदे उस पर अमल दरामद नहीं करते। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए ADC जी शबीर हुसैन भट्ट के पास हम पहुँचे हैं, तो आइए उनसे लेते हैं। जी जी नाजरीन, जैसा कि आपने गुजरांवाला मार्केट की सूरत हाल देखी, वहाँ पे लोगों के आपने इतराज़ात भी देखे, दुकानदारों की बात भी सुनी। शहरी जो है उनका ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से इंतज़ामिया जो है वो हमारी लापरवाही बरतती है, जिसकी वजह से इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए दुकानदार और जो मुनाफाखोर हैं वो आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। इस हवाले से हम ADC जी जनाब शबीर हुसैन भट्ट साहब के पास मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इसका प्रॉपरली हल क्या है और ये जो मुनाफाखोर है इनको नकेल क्यों नहीं डाली जा रही है। अच्छा भट्ट साहब ये बताइएगा कि हमारे शहरी जो है बाकी तो आपकी कारकर्दगी से मुतमईन है, लेकिन जो बुनियादी घरेलू किचन का जो मसला है वो आम शहरी का और तनख्वाहदार तबका का और जो मुतवसत तबका है उसको परेशानी लाहक रहती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब वो ख़रीदने जाते हैं, सरकारी जो हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो लिस्टें जारी की जाती हैं उन पर जो रेट मेंशन है उसके मुताबिक उनको आम मार्केट से, बाज़ार से चीज़ें नहीं मिलती। इसकी बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें हुकूमत पंजाब की बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं और प्रॉपर फोकस है कि हमने प्राइस कंट्रोल करना है, हर हाल में करना है और एज़ पर लॉ अगर कोई बंदा वायलेट करता है तो उसके खिलाफ एक्शन करना है। गुजरांवाला में इस वक्त तकरीबन 43 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं जो फील्ड में होते हैं और जिनकी कारकर्दगी को हम वीक में 2 दफ़ा उनकी प्रॉपर मीटिंग कॉल करते हैं और वहाँ पे उनकी कारकर्दगी को रिव्यू किया जाता है कि कौन सा मैजिस्ट्रेट जो है वो एज़ पर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला इस वक्त पूरे पंजाब में अगर देखा जाए तो पहले 2-3 अजला में है कि जिसमें प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स फाइन वाइज भी अरेस्ट कर रहे हैं। जो लोग प्राइस हाइक में मुलव्वस होते हैं उनको हम अरेस्ट भी करते हैं, हम प्रेमिसेस भी सील करते हैं। तो गुजरांवाला में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से पूरा फोकस है, मैजिस्ट्रेट्स एक्टिव हैं और उनके जो फिगर्स हैं कि उन्होंने कितने प्राइस हाइकर्स को पकड़ा, कितनों को कितना फ़ाइन किया, कितने जेल में भेजे और उसके बाद कितने लोगों के प्रेमिसेस को सील किया, ये सारे फिगर्स जो है ये पंजाब के पहले 2-3 अजला में गुजरांवाला भी शामिल है। लेकिन अगर किसी अवाम में से किसी को शिकायत है किसी स्पेसिफिक दुकानदार के ख़िलाफ़ तो वो प्राइस ऐप पे जाए, कीमत पंजाब ऐप पे जाए, वहाँ पे जाके वो अपना कंप्लेंट करे। विदिन 24 आवर्स उस दुकानदार के ख़िलाफ़ एक्शन भी होगा और इस बात को इंश्योर भी किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि क्योंकि आपको पता है कि प्राइस एस्केलेशन होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, 2-4 दिन बाद जो मार्केट है उसमें रेट्स चेंज हो जाते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ के। तो हमने आज भी
प्राइस फिक्सेशन के लिए, जिसमें फ्रेश फिक्सेशन होगी इस महीने के लिए, एक मीटिंग रखी हुई है ट्रेडर्स के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। तो आज की जब कीमत नोटिफाइड हो जाएगी तो वो फर्दर उसको हम इंश्योर करेंगे। हमारे साथ है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शबीर हुसैन भट्ट। शहरियों की जानिब से किए गए तमाम सवालात हमने उनके सामने रखे तो उनका ये कहना था कि नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले ताजरों के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से ऑपरेशन जारी है, जिसमें सैकड़ों ताजरों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए और 60 लाख से ज़ायद जुर्माने भी किए गए। ताहम उन्होंने मज़ीद कहा कि शहरी सरकार की जानिब से जारी लिस्टों के मुताबिक अगर इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में पंजाब कीमत ऐप डाउनलोड करें और नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले ताजरों की निशानदेही करें ताकि उनके खिलाफ भरपूर तरीके से ऑपरेशन जारी रहे। अब चलते हैं अगले शहर की जानिब, देखते रहिए प्रोग्राम बोल जमहूर। अस्सलाम वालेकुम। बोल जमहूर के साथ मैं हूं इरफान आरई। हैदराबाद में एक अलमनाक सानेहा जिसे हम कहेंगे, एक खौफनाक सानेहा जिसमें अब तक 26 जानें जा चुकी हैं। झुलस कर ज़ख्मी होने वाले अफराद की तादाद 52 है और उनमें 29 इंतहाई जो ख़तरनाक हद तक झुलसे लोग हैं वो कराची में ज़ेर इलाज थे और उसमें 26 अफराद खालिक़े हकीकी से जा मिले हैं। ये महरिकात क्या थे? सिलेंडर के कारोबार में, LPG के कारोबार में किन सेफ्टी इक़दामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये गुंजान आबादी के इलाकों में दुकानें क्यों कायम हैं, इस पर हम मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश करेंगे उन लोगों से जो कि इसका निशाना बने, उनकी फैमिलीज़, और उसके साथ साथ ज़िले इंतज़ामिया है और जो एसोसिएशन है जो इस कारोबार से वाबस्ता लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों सिलेंडर फटने के वाक़यात कभी वेन्स में होते हैं, कभी कारोबारी इलाकों में होते हैं, कभी रिहायशी इलाकों में होते हैं और इंसानी ज़िंदगियां इसमें बिला वजह झुलस जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। अगर इमरान आपको दिखाएं तो मैं परेटाबाद के इस इलाके में मौजूद हूँ। ये बदकिस्मत इलाका है जहाँ पर ये एक शॉप थी जहाँ LPG का गैर कानूनी कारोबार किया जा रहा था, सिलेंडर की रीफिलिंग की जा रही थी और इस रीफिलिंग में किसी किस्म के कोई सेफ्टी के इक़दामात नहीं थे। खौफनाक धमाका हुआ, बच्चे इसकी जद में आए, बड़े इसकी जद में आए और हर जानिब आग ही आग थी। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत कोशिश की कि वो बच्चों को बचाएं, वो इस आग को बुझाएं और इस आग पर काबू पाएं, मगर जिस हद तक हो सका, जिससे हो सका उसने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड चंद कदम के फासले पर होने के बावजूद यहाँ ना पहुँच सकी और जब पहुँची तो यहाँ कीमती जानें बुरी तरह झुलस चुकी थी। ऐनी शाहिदीन भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ऐनी शाहिदीन से हम जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा वाकया क्या था, किस कदर खौफनाक था और आज आपके जज्बात क्या हैं? जज्बात तो हम आपको बता के थक गए हैं। जज्बात तो ऐसे यानी कि दिल की आवाज़ हम आपको सिर्फ बोल सकते हैं, आप महसूस नहीं कर सकते। सिर्फ आप ज़बानी इस चीज़ को आप महसूस करें दिल से कि यार कितनी मीडिया आई हैं, इतने मामला हुए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे लोग भी आए और ये आपके भी लोग बहुत आए क्योंकि उस पर काफ़ी इश्यूज़ बना कर गए, लेकिन जो यहाँ के जिनके बच्चे जग गए हैं, जिनके लवाकिन जो हैं वो कह रहे हम तो बयान दे के तक गए, लेकिन उसका अजाला अभी तक नहीं हो रहा। जो ज़िला इंतज़ामिया वो अभी तक किसी से मिलने के लिए नहीं आई है, तो वो भी परेशान आ गए। बोला क्या करें, हमारा तो चला गया ना, हम ये चाहते हैं किसी और का नहीं जाए। इसके लिए एक्शन होना चाहिए, कुछ इश्यूज़ होने चाहिए, इससे पाबंदी होना चाहिए और मयार के मुताबिक इन दुकानों को लाइसेंस देना चाहिए, बल्कि मैं तो कह होना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ें सिर्फ शहर से बाहर होनी चाहिए, ये आबादियों के अंदर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप भी इस पूरे वाक़े में बचाने की कोशिश कर रहे थे बच्चों को, बड़ों को, आपका अपना बच्चा भी इसमें जहाँ बहक हो गया, क्या मंजर क्या था? क्या आपके भाई वो मंजर अभी तक इलाके में तो मेरा बच्चा था, लेकिन जो इन्हें शाहिद थे उनसे भी ये माजरा, ये क्या नाम है, ये माजरा अभी तक अल्लाह पाक दोबारा नहीं दिखाया किसी को। लोगों ने अपनी आंखों से देखा है क्योंकि मैं दूसरों की मदद कर रहा था मेरी गली के अंदर मेरी सामने, इस दुकान के सामने गली में मेरा घर है, लेकिन मेरा बच्चा इतना चिल्ला रहा था और वो मीडिया पे भी आई है, लोगों ने देखा भी मेरे पापा को बुला दो, मेरे पापा को बुला दो, लेकिन यहाँ के लोग कुछ ऐसे थे जो देख रहे थे, उसको लेके नहीं भागे। मेरा बच्चा इतना लंबा चक्कर करके गली के अंदर पीछे गली घूमकर मेरे पास आया, मेरी वाइफ के गले से चिपक गया। वो मंजर ऐसा था कि बंदा बता नहीं सकता कि मैं सब कुछ छोड़ के फिर अपने बच्चों को लेके भागा। मैं दूसरों के बच्चों को बचा रहा था, मेरे बच्चों को बचाने वाला नहीं था। मैं हॉस्पिटल मेरे बच्चों को लेके भागा, लेकिन वहाँ कुछ मामला ऐसे थे, इश्यूज थे बहुत सारे,
तिब्बी इमदाद के कि वहाँ कुछ अमला मौजूद नहीं था। इतने बड़े हॉस्पिटल हैं, इतना बड़ा बजट आता है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ लगता है, ये अल्लाह जानता है बस कहाँ जा रहा है। लेकिन हम तो यही करेंगे, अल्लाह इनको हिदायत दे, इस्तकामत दे कि जैसे कल भी धमाका हुआ है, उनको भी कराची भिजाया गया। अगर देखो दूसरा वाक़या हुआ है, लेकिन कोई ऐसा इमदादी काम नहीं था कि वो वहाँ उसको ट्रीटमेंट कर सकें। सिर्फ हमारी बातें रह गई हैं, सिर्फ दावे रह गए हैं, लेकिन प्रॉपर काम की तरफ हम जा नहीं रहे। बिल्कुल एक इस कदर खौफनाक वाकया कि उसको बयान करना मुश्किल है। तकरीबन भाईजान सिलेंडर की दुकानें अभी भी चल रही हैं, पुलिस भत्ता भी ले रही है, हर जगह सिलेंडर है। आप ठेले पे जाओ, प्लेटाबाद से आप मेमन तक चले जाओ, सिलेंडर चल रहे हैं। ये सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं? कोई जवाब देने वाला है या नहीं है? भाई असल में महाजिरों के बच्चे हैं, इनका कोई अलीस वारिस नहीं है अल्लाह के अलावा। बस बात यह है। जी हर दिल जो इस वक्त रो रहा है, एक लाशें उठा कर यहाँ के जो मकीन है वो थक चुके हैं। सुपुर्द खाक करने के रोजाना जो है वो नमाज जनाजा अदा की जा रही हैं। पूरा इलाका इस वक्त अफसुर्दा है, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को याद करके आंसू खुश्क हो चुके हैं। रोने वालों का एहतजाज है और एक ही मुतालबा है कि जो जिम्मेदारान हैं, जो इदारे इसमें जिम्मेदार थे, जो ये दुकानें जिन इदारों की जिम्मेदारी बनती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा है। ये एक मुतालबा है और इस मुतालबे पर अभी तक हमें इंतज़ामिया हो, हुकूमत हो, कहीं भी एक्शन होता नज़र नहीं आया है। सिर्फ लफ्जी जमा खर्च इस्तेमाल किया जा रहा है। जिम्मेदार इदारा कौन है उसका तयन करना हुकूमती जिम्मेदारी है, मगर किसी किस्म की तहकीकात हमें नज़र नहीं आ रही है। हम चलते हैं डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के पास, उनसे जानते हैं कि आखिर ये किसकी जिम्मेदारी थी, जिस जिम्मेदारी में कोताही की गई और यहाँ पर 26 से ज़ायद जाने जो हैं वो इस वक्त खालिक हकीकी से जा मिली हैं और 29 अफराद में से 3 अफराद अभी भी इंतहाई सीरियस हैं कराची के अस्पतालों में। आए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी हम पहुँचे हैं सानिया परेटाबाद से, यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबदीन साहब के ऑफिस। हम इनसे जानते हैं कि एज ए डिप्टी कमिश्नर इन्होंने इस सानहे के बाद क्या इकदाम किए और किस तरीके से इस सानहे में मुलविस अफराद को जो है वो तहकीकात में लाया जा रहा है। आए चलते हैं डिप्टी कमिश्नर से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सानिया है इसके जिम्मेदारान कौन हैं। आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जैसे कि आपको पता है कि परेटाबाद का सानिया एक क़यामत बरपा सानिया था हम सब के लिए और उसका इमोशनल और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लगता है बहुत अरसे तक हमारी ज़िंदगियों में रहेगा। जहाँ तक ज़िम्मेदारी का तयन करने की बात है तो मैं काफ़ी जगहों पे ये कह चुका हूँ, फिर से द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ ये बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसमें मल्टीपल कसूरवार हैं और हम इसकी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए। लेकिन शुरू होता है ये मामला कि हमें गैस का बहरान है, एलपीजी एक नेसेसिटी बन गया। अगर आपको रात के वक्त खाना बनाना है उन इलाकों में जिसमें गैस की सप्लाई नहीं है तो उनके लिए पूरा गुजर बसर एलपीजी पे होता है। तो एक स्कैसिटी है जो इस रिसोर्स की है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। नंबर 2 ये है कि लोगों को अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करने का भी एक समझ होनी चाहिए। घरों के अंदर एलपीजी का कारोबार करना ये एक नहायती मतलब गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर ज़िम्मेदारी वाली हरकत है। मैंने अहले इलाका मकीन से पूछा कि जी ये क्यों आप होने दे रहे थे ये काम, तो उन्होंने यही बात कही कि हमें गैस की नीड भी है एंड हमने कभी इस तरह का सानिया ना देखा है ना होते हुए हमने सुना भी है इवन इसको। तो ज़ाहिर बात है उनकी रिलक्टेंस ही, उनकी भी एक आप कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस थी इस मामले में, खुसूसन मकान मालिक की जिसने ना लाइसेंस देखा ना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स देखे और इस तरीके से बस किराए की मद में अपने घर को और अपने पूरे मोहल्ले को एक्सपोज कर दिया। जैसे परेटाबाद का सानिया था, ये एक ऐसे कंजस्टेड इलाके, हैवीली पॉपुलर इलाके में दुकान वाक़ई थी जिसमें हमें एटलीस्ट निशानदेही होती तो हम ज़रूर एक्शन लेते, जैसे हम लेते भी आए। लेकिन इस तरह की मशरूम ग्रोथ अब सोसाइटी में हद से ज़्यादा बढ़ गई है। हमें शुरू में जब हमने कार्रवाई स्टार्ट की तो 60 दुकानों की लिस्ट थी, लेकिन जब फील्ड्स पे हम काम 3 दिन मुकम्मल करके आए तो 103 दुकानें में मिली जो इस तरीके से डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल इलाके में ऑपरेट कर रही हैं। हमने अपनी जो पॉलिसी अभी डिवाइस की है या हमारा एक्शन प्लान है वो 3 फेजेस पे मुश्तमिल है। पहले फेज़ में हमने तमाम दुकानें सील की, ह्यू एंड क्राई हो गई कि जी ये दुकानें जल्दी सील गई, अंदर लीकेजेस हैं। हमने फ़ेज़ 2 फिर प्रिपेयर किया जिसमें हमने दोबारा 103 दुकानों की ओपनिंग की, इनकी सील खोल के हमने इनका एक सिलेंडर चेक किया, हमने डीकेंटिंग मशीन को डिस्कनेक्ट करवाया कि पीछे सील लगी हुई है कि आगे से सील लगी हुई है, पीछे से कोई बंदा आके शॉप को ऑपरेट तो नहीं करा, जैसे आपने रिपोर्ट भी की थी कि 2 से 3 दुकानें 250 सिलेंडर रख के पीछे से इस तरीके से सेल कर रही है इलीगली। तो
फेज़ 2 यही था कि सील खोल के उनकी मशीनरी को डिस्कनेक्ट किया जाए कि एटलीस्ट रीफिलिंग का प्रोसेस बंद हो जाए। लाइक आई सेड कि ये बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं। एक पर्टिकुलर फैमिली है ज़ीशान साहब की, उनमें उनके 3 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो वी रियलाइज दिस ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस कि इन लोगों को अभी जितनी भी मदद की जाए कम है, और मैं अपील करूंगा आपके फोरम से भी कि जितने लोग आगे बढ़ें, इनका साथ दें, इनका सहारा बने। जी, परेटाबाद सानहे में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त तनकीद की जा रही है वो फायर ब्रिगेड है, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी बर वक्त ना पहुंचने और हिफाजती आलात, आग बुझाने के आलात ना होने की शिकायत जो है वो मुतासरीन कर रहे हैं। हम मौजूद हैं, ये निश्तराबाद फायर स्टेशन है, यहाँ पर इस वक्त तो एक गाड़ी मौजूद है मगर उस वक्त ये बंद था, और बताया जा रहा है कि फ़कीर का पुर फायर ब्रिगेड स्टेशन से जो है वो गाड़ी यहाँ पहुँची थी। तो ये कितनी गाड़ियाँ हैं इस वक्त, और यहाँ पर आप लोगों की गाड़ी कब आई है? ये गाड़ी उसी दिन आई है जिस दिन आग लगी थी ना, उसी दिन आई है। फकीर के पिड़ से ये गाड़ी, फकीर के पिड़ की गाड़ी है, ये गाड़ी यहाँ आई है। फकीर के पिड़ की गाड़ी कहाँ है? यहाँ की गाड़ी तो वो खराब थी ना, वो वर्कशॉप में काम हो रहा है उस गाड़ी का। अच्छा, तो कब से खराब है? वो गाड़ी थी हमारी कोई तकरीबन ये टाउन बनने के बाद जो है ना तकरीबन 3-3.5 महीने से वो गाड़ी खराब थी। उसकी यूकेम की पट्टियां गल गई थी, अंदर के केबिन उसके गले हुए थे, वो काम के लिए वहाँ खड़ी हुई थी, लेकिन ठेकेदार कोई था नहीं काम करने वाला। आबादी कितनी है? आबादी 6 लाख के करीब होगी तकरीबन। 6 लाख पर कितने फायरमैन होते हैं? ये फायरमैन हम यहाँ पर है 5 फायरमैन है, एक ड्राइवर है, एक इंचार्ज है। अच्छा, ये सूरत हाल है, ये फायर ब्रिगेड स्टेशन जो है इसकी सूरत हाल आप ये देखें कि 6 लाख की आबादी है, जो कि ये बता रहे हैं, मगर तकरीबन 8 से 9 लाख की आबादी का ये इलाका है। ये एक गाड़ी जो है यहाँ रखी गई है, एम्बुलेंसेज यहाँ नहीं है। ये ऐसी आबादी है कि गलियाँ हैं और बहुत ही छोटी गलियाँ हैं जहाँ पर दाखिल होना बड़ी गाड़ी के लिए इंतहाई मुश्किल है। तो 2 फायरमैन हो, 4 फायरमैन हो, उनके लिए बड़ी आग पर काबू पाना भी मुश्किल है। सिर्फ पानी है इनके पास, कोई ऐसा जदीद केमिकल नहीं है जिससे पेट्रोल और गैस की आग पर फौरी काबू पाया जा सके और वहाँ मौजूद जो लोग हैं उनकी जिंदगियों को बचाया जाए। आए हम चलते हैं परेटाबाद के उस मुतासरा इलाके में जहाँ माएँ रो रही हैं अपने लालों को याद करके, और वो दिन रात एक ही दुआ कर रही हैं और मुतालबा कर रही हैं कि गिरफ्तार किया जाए उन जिम्मेदारों को जो इन गलतियों के जिम्मेदार हैं और जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें। आखिरी जो गुफ्तगू आपकी उसके साथ की में वो क्या? वो यही थी, मम्मा रो मत, परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। और बज़ाहिर वो लग भी रहा था लेकिन वो ठीक नहीं था बिल्कुल भी। उसकी सांसें इतनी स्लो स्लो ख़त्म हो रही थी, बहुत अजियत में था मेरा बेटा। कराची आप गई थी? जी, मैं साथ गई थी कराची। वह यही थी जो मैं बता रही हूँ आपको, उसको पानी की तड़प थी कि बार बार पानी दो उसे। वो बोल रहा था बस मम्मा मैं ठीक हो जाऊंगा, आप परेशान नहीं हो, मुझे दिलासा दे रहा था। वो रो नहीं रहा था, मैं रो रही थी कि मम्मा आप क्यों रो रही हो। आप क्या कर रही हो? इंसाफ चाहती हूँ मैं, इंसाफ चाहती हूँ। ये एक मैं नहीं, ये सारी माएँ चाहती हूँ ये इंसाफ, क्योंकि जो हमारी कैफियत है वो हम जानते हैं, जो हमारे दिलों पे गुजर रही है ये कोई नहीं समझ सकता, ये सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। बाकी आएंगे फोटो सेशन करवा के झूठी मोटी तसल्लियां भी देंगे ये लोग, हमें इनकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लाल वापस नहीं आ सकते इनकी तसल्लियों से, या इनकी कोई मुआवजा देने से कोई कुछ नहीं हो सकता। हमें इंसाफ चाहिए बस, जिस तरह हमारे साथ हुआ किसी और माँ का लाल इस तरह नहीं जाए, इस पे एक्शन लिया जाए। रिहायशी इलाकों से ये सब दूर होना चाहिए। बात सानहे में अपने लाल खोने वाली माँओं की बिलखती आवाज़, दर्द, तकलीफ आपने सुनी। इस वक्त हम पहुँचे हैं एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के अहदेदारों के पास। नवाब खान हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर अहदेदार हैं। आप बताइएगा कि शहर में एलपीजी का कारोबार इस हद तक बढ़ गया है, कितनी दुकानें हैं, क्या सूरत हाल है? इस टाइम एलपीजी की सिर्फ सिटी और लतीफ़ाबाद में हमारे एसोसिएशन के जो रजिस्टर्ड मेंबरान हैं वो तकरीबन 151 हैं,
वैसे जिन्होंने बगैर इजाज़त के एसोसिएशन की दुकानें खोली हैं वो तकरीबन 200 से ज़्यादा हैं। और हमें साने परेडाबाद पर बेहद अफसोस है, और साने परेडाबाद हो या मेरे मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, हमारे लिए वो सब हमारे बच्चे हैं और बच्चे सबके अजीज़ हैं। अच्छा, आपने कहा गैर कानूनी तौर पर खुली दुकानें, इन दुकानों को रोकने का जिम्मेदार कौन है? इन जिम्मेदारों को रोकने की जिम्मेदारी ओगरा की है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। लेकिन हमने हमेशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ओगरा के साथ एलपीजी के कवानीन के मुताबिक हमेशा मिलकर काम करने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह आइंदा भी हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ओगरा के साथ मिलकर काम करने का आज़म रखते हैं। कितनी गैस इस वक्त एलपीजी के शहर में फरोख्त हो रही है, और इसको महफूज बनाने का आपके जहन में तरीकाकार क्या है? हैदराबाद शहर में इस टाइम 200 टन गैस डेली की खपत है, और तकरीबन 80 लाख रुपए के करीब गवर्नमेंट को रिन्यू मिलता है इससे। और इसको महफूज करने का वाहिद तरीका है कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन को पावरफुल किया जाए और उनकी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और ओगरा इनकी मदद करे। दूसरी बात, गैर मियारी सिलेंडरों का खात्मा हो, और बास जो लोग क्रॉस फीलिंग करते हैं, जो गैर मियारी सिलेंडरों में क्रॉस फीलिंग करते हैं, उसका अमल फिलफौर रोका जाए। हम चलते हैं आगे और इन हालात को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं कि सिविल हॉस्पिटल में जब जलने वाले लोग पहुंचे तो वहां कंडीशन क्या थी और उनको वहां पर बरवक्त तिब्बी इमदाद क्यों न दी गई। आए चलते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल हॉस्पिटल एजाज अब्बासी साहब के साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वाकया क्या हुआ और किस तरीके से तिब्बी इमदाद दी गई। एजाज साहब, क्या वाकया हुआ और किस तरह तिब्बी इमदाद आप लोगों ने मुहैया की, कितनी जल्दी क्विक एक्शन हुआ? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सानिया था और बहुत बड़ी लेवल पे सिलेंडर्स फटे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं लोगों के। जैसे ये पेशेंट्स आए, और ये इतनी ज़्यादा तादाद में पेशेंट्स थे, तकरीबन कोई 60 के करीब थे, और उनके हर पेशेंट के साथ 8-8, 10-10 लोग थे। आप अगर उस टाइम पे मौजूद होते तो आप अंदर आ नहीं सकते थे, इतनी रश थी उस जगह पे। मगर हमारे डॉक्टरों ने और जो अमला था हमारा, उन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से सबको डील किया। और उसमें से जो बहुत ज़्यादा सीरियस थे पेशेंट्स, हमारा एक क्राइटेरिया होता है कि परसेंटेज हम निकालते हैं कि इतनी % बॉडी की अगर झुलसी हुई है, उसमें जली हुई है, तो फिर उसके लिए मस्ट होता है कि उसके लिए बर्न्स आईसीयू में रखने होते हैं। लवाहिकीन कहते हैं कि जब वो बच्चों को लेकर आए, बड़ों को लेकर आए, अद्वियात नहीं थी, स्टोर से अद्वियात खरीदी गई, उसके अलावा एसी बंद थे, तो ये सारा जो प्रोसेस, आपकी इस नॉलेज में कोई बात आई? जी ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं है, और सबको ट्रीटमेंट दी गई, सबको हर चीज़ यहाँ से प्रोवाइड की गई थी। अगर कोई ऐसी बात है तो वो मुझे नहीं बताई गई, और न ही कोई मेरे इल्म में है, और ऐसी कोई बात है नहीं कि हमारे पास कोई चीज़ की किसी की कमी थी। जी, आपने गुफ्तगू सुनी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट एजाज अब्बासी साहब कहते हैं कि बर वक्त तमाम जो झुलस कर आने वाले अफराद थे उनको तिब्बी इमदाद दी गई, डॉक्टर्स ने अपना काम भरपूर तरीके से किया। ताहम दूसरी जानिब जो लवाहिकीन हैं उनका ये शिकवा है कि तिब्बी इमदाद नहीं मिली। ये अब्दुल हादी की कब्र है, ये अब्दी नींद यहाँ सो रहा है, मगर एक ही बात इनके अहले खाना की जुबान पर है कि ये ऐसे बच्चे जो कि इस हादसे में जाँ बहक हो गए और 26 अफराद की लाशें अब तक फरीदाबाद उठा चुका है, वो किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करे, और कौन वो लोग हैं जो इन जिम्मेदारान का तयन करेंगे और उन जिम्मेदारान को सजा होगी ताकि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो सकें। बोल जमूर से मैं हूं आपका होस्ट मुस्तफ़ा खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं तारीखी सैरगाह हिरन मीनार में, जो जानवरों और इंसानों के दरमियान लाजवाब मोहब्बत का शाहकार है, और इसको 1607 में तामीर किया गया। जो बादशाह जहांगीर था, इसको अपने पालतू हिरन से बहुत प्यार था, और शिकार के दौरान अपने ही तीर से अपने भी प्यारे हिरन का जो है वो शिकार कर डाला, और इसी की याद में ये हिरन मीनार जो है इसको तैयार किया गया।
किया। मेरे साथ इस टाइम कुछ फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी मैम, यहाँ पर आप आए एक हिस्टोरिकल प्लेस पे, कैसा लगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत खूबसूरत जगह है, ग्रीनरी भी काफ़ी है, लेक भी है यहाँ पे, तो आई थिंक क्लीनलीनेस की थोड़ी ज़रूरत है इधर, और रेस्टोरेशन की भी बहुत ज़रूरत है। स्पेसिफ़िकली अगर आप ये हेरिटेज जो है हमारा 16th सेंचुरी का बना हुआ, तो अगर स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स जो हैं वो अगर इसको रिस्टोर करें और इसके खूबसूरती को ज़रा इन्हांस करें तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत अच्छी ये बन सकती है। तो आई थिंक होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर इस तरह, हमारी इन सब जगहों को हमें रिस्टोर करना चाहिए। और एक अच्छा वो भी है बच्चों के लिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छी थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट वगैरह अगर वो प्रोवाइड करें तो काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट बन सकता है। एग्जैक्टली, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लोग यहाँ पर आते हैं, आपने सफाई और सुथराई की बात की, तो सफाई और सुथराई में लोग जो अपने साथ सामान लेके आते हैं, जिन बैगेजेस में लेके आते हैं, यकीनन उन्हीं बैगेजेस में उनको वापस लेकर जाना चाहिए। आप मैडम क्या आप कहेंगे इस परेशानी के दौर में, अन्य हालात में आप यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ। मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है, मैं पाकिस्तानी हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी, और आई लव माय कंट्री। हमें बहुत खूबसूरत अल्लाह ने नेमतों से नवाजा हुआ है, लेकिन हम बस हमारे जो भाई बहन हैं पाकिस्तानी हैं उनको ये मैसेज है कि हम सफाई का ख्याल रखें, अपने मुल्क को साफ़ रखें, और हम दुनिया को बताएं कि हम कैसे अजीम इंसान हैं, हम इतने अजीम पाकिस्तानी हैं। कहाँ से आप आई हैं और कैसा लगा आपको ये? मैं कराची से आई हूँ और फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ की जो मौजूदा जगह है और यहाँ की एंशिएंट प्लेस में से जो है वो शेखुपुरा के लिए जो है वो है, लेकिन जो इसका माहौल और जो चीज़ें इस तरह की हैं तो इसको मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत है, और हमारी विरसा है तो उसको हमने सेफ़ भी करना चाहिए, और जिस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन है उसको इन्हांस करना चाहिए आगे फर्दर। जी, आप कहाँ से हैं और आप क्या मैसेज देना चाहिए? शेखुपुरा से ही हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे पहले एक कैफ़े होता था, वहाँ पे हम लोग आते थे, लेकिन हुकूमत से अब मुझे अपील है कि वो करें, इसको रीन्यू करें और इसको दोबारा से रीओपन करें ताकि फैमिलीज़ आएँ और इन्जॉय करें अपनी फैमिलीज़ के साथ आकर। जी बिल्कुल, यहाँ पर रात के टाइम कैफ़े पर दूर दराज से लोग जो शाम के बाद भी यहाँ पर रात गए दूर दराज से लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए भी यहाँ पर आते थे। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी मौजूद था जहाँ पर खाना भी खाते थे और ख़ूब इंजॉय करते थे। तो लाइटिंग भी यहाँ पर बड़ी खूबसूरत की जाती थी, उस लाइटिंग की वजह से इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता था। देखिए, ये शेखुपुरा के लिए तो एक हीरे की तरह एक हिडन जेम है, तो ऑब्वियसली हम तो यहाँ पे पास ही रहते हैं। सो ग्रोइंग अप हमने देखा यहाँ पे बहुत सारी चेंजिंग आई हैं, बहुत सारी अपग्रेडेशन भी हुई है। सो आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस द वे दे प्रिजर्व्ड इट नाउ राइट नाउ, कि जैसे जिस तरह से अभी ये लुक आफ्टर कर रहे हैं, इस काफ़ी बेहतर है। लेकिन फॉर फॉरेनर्स के लिहाज से आई थिंक उनकी अगर सिक्योरिटी या सेफ्टी को मेक श्योर किया जाए, तो पहले जैसे कि मैंने कहा कि हम तो यहाँ पे ग्रो अप हुए हैं, तो ग्रोइंग अप हम देखते होते थे ये वॉज फुल ऑफ फॉरेनर्स। सो नाउ ऑब्वियसली टेररिज्म की वजह से, दीज चीज़ों की वजह से कम हो गया, बट लेकिन इट्स गेटिंग बेटर नाउ, इट्स कमिंग बैक टू इट नाउ। दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ समझे जाने वाली तारीखी सैरगाह हरमीनार खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। हुकूमती ज़रा सी तवज्जो से ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी सियाहों की आमद से बड़ा ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। प्रोग्राम बोल जमूर में अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, जल्द ही मिलेंगे एक नई रिपोर्ट में। देखते रहिए बोल जमूर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।